आपके साथ लक्ष्मी और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों को शॉर्ट में और फिर आगे इसे विस्तार में समझेंगे। तो एनकाउंटर वाले बयान के मायने आपको समझाएंगे इस बुलेटिन में और उसके बाद बताएंगे आपको कैसे होता है डिजिटल अरेस्ट और उसके बाद समझेंगे सिवान से कैसे सारण की सियासत साधेंगे मोदी और लालू परिवार पर प्रशांत किशोर के तंज के मायने भी हम लोग समझेंगे इस बुलेटिन में। लॉ एंड ऑर्डर पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि पुलिस को अपराधियों का एनकाउंटर करने की सरकार की ओर से खुली छूट है और जरूरत पड़े तो अपराधियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन भी ले सकती है पुलिस। बिहार पुलिस को खुली छूट, अब अपराधियों का होगा एनकाउंटर। मुजफ्फरपुर में रेप पीड़ित बच्ची की मौत के बाद कानून व्यवस्था पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। इन उठ रहे सवालों के बीच बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बहुत बड़ा बयान दिया। विजय सिन्हा ने साफ साफ कह दिया कि पुलिस को अपराधियों का एनकाउंटर करने की सरकार की ओर से खुली छूट है। एनकाउंटर करने का, बुलडोजर से घर ढहाने का या उसकी अवैध संपत्ति को जब्त करने का वो तमाम छूट प्रशासन को दी गई है। विजय सिन्हा ने ये बातें मुजफ्फरपुर की रेप पीड़ित बच्ची के परिवार से मिलने के बाद कही। पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान डिप्टी सीएम ने स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषियों को सजा दिलाने का भरोसा दिलाया। साथ ही दावा किया कि जहां कहीं भी गड़बड़ी या लापरवाही हुई है उस पर कार्रवाई की जा रही है। हर दोषी को कड़ी सजा देंगे, बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी, ये सख्त चेतावनी दी गई है। तो दूसरी ओर बीजेपी नेता और पीएचडी मंत्री नीरज कुमार बबलू ने एक बार फिर रेप और हत्या के दोषियों का सीधा एनकाउंटर करने की मांग की है। जो दुष्कर्मी है, जो हत्यारा है, सीधा इनकाउंटर कर दे। आपको बता दें कि 26 मई को मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में दलित बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी। पीएमसीएच में इलाज के दौरान 1 जून को बच्ची की मौत हो गई थी। तब से ही अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप लग रहे हैं और विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। हालांकि पुलिस ने आरोपी रोहित सहनी को अरेस्ट कर लिया है और स्पीडी ट्रायल कराकर सजा दिलाने का दावा कर रही है। दूसरी ओर सरकार भी एक्शन में है। थानेदार समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। अब डिप्टी सीएम ने पुलिस को अपराधियों के एनकाउंटर करने की सरकार की ओर से खुली छूट की बात भी कह रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के एनकाउंटर वाले बयान के मायने भी समझते हैं। दरअसल मुजफ्फरपुर रेप पीड़िता की मौत के बाद बिहार में सियासत काफी तेज है और अपराध पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। लेकिन देखिए, कानून व्यवस्था नीतीश कुमार की यूएसपी है, सब जानते हैं। अब जबकि ऐसी घटनाओं से सरकार पर सवाल उठ रहे थे तो इसके बाद सरकार की ओर से यह साफ साफ मैसेज दिया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पर कोई समझौता नहीं होगा। सरकार का यह दावा है कि पुलिस को पूरी छूट है, एनकाउंटर कर सकती है पुलिस और बुलडोजर की कार्रवाई भी कर सकती है पुलिस। डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, अपराध कोई भी करेगा तो पुलिस उसको छोड़ेगी नहीं। अब सवाल यह है कि डिप्टी सीएम ने दावा तो किया है, लेकिन क्या कोई एक्शन हो रहा है? तो आइए उसको भी जान लेते हैं। मुजफ्फरपुर के तुर्की में हुए रेप मामले में कार्रवाई हुई। आरोपी के घर को बुलडोजर से ढाया गया और कार्रवाई होता देख आरोपी ने तुरंत सरेंडर कर दिया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सख्त कार्रवाई अब ली जाएगी अपराधियों पर। पटना में देखिए, साइबर फ्रॉड का एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर पीएमसीएच के रिटायर्ड डॉक्टर से साइबर अपराधियों ने सीबीआई अधिकारी बनकर 1,95,00,000 की ठगी की। एक और पढ़ा लिखा परिवार साइबर अपराधियों का शिकार हो गया। साइबर अपराधियों ने पीएमसीएच के रिटायर्ड डॉक्टर से सीबीआई अधिकारी बनकर 1.95 करोड़ की ठगी की। मामला पटना के हनुमान नगर का है। ठगों ने डॉक्टर दंपति को 12 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा और करोड़ों रुपए का ट्रांसफर करा लिया। पीड़ित पीएमसीएच के रिटायर्ड डॉक्टर राधे मोहन प्रसाद हैं। देखा एसपी साहब सतीश, आप ही डर गए थे आप लोग? हाँ, डर गए, क्या करें, डरते ऐसा हालत हो गया था।
पीड़ित परिवार ने बताया कि 21 मई को उन्हें पहला कॉल आया था। अपराधियों ने सीबीआई, वकील और जज बनकर डराया धमकाया। परिवार को भी नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। दंपति इस कदर डरे हुए थे कि उन्होंने खुद बैंक जाकर 6 बार आरटीजीएस के जरिए रुपए ट्रांसफर किए। उन्होंने बताया कि साइबर अपराधी फोन से लगातार दंपति के कांटेक्ट में थे। उन्हें किसी से मिलने, बात करने की भी मनाही थी। यही नहीं, 15-15 घंटे वीडियो कॉल से उन पर नजर रखी जा रही थी। भीतर भीतर मने बहुत दुखी हो रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। तो परसों रात में जाकर के बेटा को फ़ोन बहुत सहमते हुए किए कि बेटा ऐसे फ़ोन है तो तुमको फुर्सत है तो हमसे बात करो। तब तक सब रुपया निकल चुका तब तक सब रुपया निकल गया था। ये घर बचाने की बारी के पहले हम। साइबर अपराधी वीडियो कॉल में पुलिस स्टेशन, सीबीआई और जज कोर्ट रूम की तरह का सेटअप दिखा रहे थे। इससे परिवार डर के साए में रहा। बाद में रिटायर्ड डॉक्टर को शक हुआ कि ये साइबर फ्रॉड हो सकता है। इसके बाद बुधवार को वो साइबर एसपी से मिले और साइबर थाने में मामला दर्ज कराया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। रिपोर्ट आपने देख ली। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि डिजिटल अरेस्ट क्या है। देखिए, सीधे सीधे आप ये समझिए कि फ्रॉड करने का एक तरीका है, बस इसको डिजिटली किया जाता है, जिसे हम लोग डिजिटल फ्रॉड या फिर साइबर फ्रॉड का नया तरीका कह सकते हैं। अब समझिए कि अपराधी कैसे डिजिटल अरेस्ट करते हैं। साइबर अपराधी किसी भी व्यक्ति को ऑडियो या फिर वीडियो कॉल करते हैं और खुद को पुलिस अधिकारी या फिर जांच अधिकारी बताते हैं और अधिकारी बनकर सामने वाले को डराते हैं, गिरफ्तारी की धमकी देते हैं और घर पर रहने के लिए मजबूर कर देते हैं। वीडियो कॉल से हटने नहीं देते हैं और किसी को कॉल भी नहीं करने देते हैं और आपके ही घर में आपको डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं। सामने वाले व्यक्ति को डरा देते हैं, इतना डरा देते हैं, गिरफ्तारी का उनको भय दिखाते हैं और छोड़ने के बदले पैसे ऐंठते हैं, पैसे मांगते हैं उनसे। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर वो धमकी क्या देते होंगे। जो पढ़े लिखे लोग भी इसमें फंस जाते हैं। तो आपको ये बता दें कि वो कहते हैं कुछ इस तरीके से कि आपके कुरियर में ड्रग्स मिला है, बैंक खाते से हेराफेरी हुई है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का भय दिखाते हैं और ठगने के लिए अपराधी पैसे नहीं होने पर लोन तक दिलवा देते हैं। लोन वाले ऐप्स डाउनलोड कराते हैं। कई बार 2 से 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा जाता है और ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। साइबर फ्रॉड अक्सर पढ़े लिखे लोगों को और कानून के जानकार को ही डिजिटल अरेस्ट करते हैं। डिजिटल अरेस्ट के इस दौर में अब आपके लिए जानना जरूरी है कि जांच एजेंसी या फिर पुलिस कॉल करके धमकी नहीं देती है। जांच एजेंसी या फिर पुलिस कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करती है, फोन करके आपको कार्रवाई नहीं करेगी। डिजिटल अरेस्ट से बचने का तरीका अब आप जानिए। देखिए, डराने वाले कॉल्स अगर आपके पास आते हैं तो तुरंत आपको इसकी सूचना पुलिस को देनी होगी। फिर चाहे वो पुलिस बनकर कॉल करें या फिर सीबीआई अधिकारी या फिर कोई भी बनकर फोन करें, आपको तुरंत इसकी जानकारी पुलिस में देनी है। और देखिए, 1930 नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और एक्स पर @cyber दोस्त के जरिए से भी आप इसमें शिकायत दर्ज करा सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। तो आज का ये जमाना बहुत खतरनाक है। बढ़ते खबरों में आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए एक बार फिर बिहार दौरे पर आ रहे हैं और उनके बिहार दौरे की तारीख तय हो गई है। 20 जून को वो सिवान आएंगे और 2025 में पीएम मोदी का ये चौथा बिहार दौरा है। विक्रमगंज से पीएम ने शाहबाद की सियासत को साधा था, सिवान से सारण प्रमंडल की सियासत को साधेंगे। 20 जून 2025 यही तारीख तय हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले बिहार दौरे की। 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के सिवान आएंगे। इस बात की जानकारी खुद बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दी। 20 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी सिवान की धरती पर आ रहे हैं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम 20 जून को सिवान के धरती पर होगा और सिवान के धरती पर बिहार को वो फिर से सौगात देने आ रहे। इससे पहले अभी मई के आखिरी 2 दिन पीएम बिहार दौरे पर ही थे, जबकि सिवान दौरा चुनावी साल में पीएम मोदी का चौथा बिहार दौरा होगा। इस साल सबसे पहले चुनावी साल में पीएम मोदी का दौरा 24 फरवरी 2025 को जब पीएम मोदी भागलपुर आए थे। फिर 24 अप्रैल 2025 को ही मधुबनी के झंझारपुर में भी पीएम की सभा हुई थी।
उसके बाद 29 मई को पटना में पीएम मोदी का कार्यक्रम हुआ और 30 मई को रोहतास के विक्रमगंज में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और अब 20 जून को पीएम मोदी सिवान आ रहे हैं। मई में हुए अपने 2 दिन के दौरे के दौरान पीएम मोदी ने बिहार को 50,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी। साथ ही विक्रमगंज की धरती से शाहाबाद की सियासत को साधा था। अब सिवान दौरे से पीएम मोदी सारण प्रमंडल की सियासत को साधेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए, सिवान से कैसे सारण की सियासत साधेंगे पीएम मोदी, ये समझने के पहले ये जान लेते हैं कि इस साल कब प्रधानमंत्री बिहार आए। देखिए, आपको बता दें कि 24 फरवरी को भागलपुर आए थे, 24 अप्रैल को मधुबनी, 30 मई को रोहतास में रैली की थी और हालांकि वो 29 मई को आ गए थे और अब 20 जून को देखिए सिवान आ रहे हैं। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि 20 जून को पीएम मोदी का सिवान दौरा और प्रधानमंत्री सिवान से सारण प्रमंडल की सियासत साधने वाले हैं। आपको ये बता दें कि सारण प्रमंडल में 3 जिले हैं, सारण, सिवान और गोपालगंज। देखिए, विधानसभा सीट की अगर बात करें तो सारण में 10 सीटें हैं, सिवान में विधानसभा की 8 सीटें हैं, जबकि गोपालगंज में 6 सीट आते हैं। रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में 24 में से 15 सीट महागठबंधन ने जीत लिया था, जबकि महज 9 सीट एनडीए के खाते में आई। तो अगर सिर्फ सारण जिले की सीटों की अगर बात करें तो यहां पर महागठबंधन ने 7 सीटें जीत ली, जबकि 3 सीट एनडीए के खाते में आई। और पार्टी वाइज रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें तो 6 सीट पर आरजेडी उम्मीदवार जीता था और 1 सीट पर भाकपा माले की जीत हुई थी। इधर 3 सीट पर बीजेपी को जीत मिली। अब देखिए, 2020 में गोपालगंज का रिजल्ट भी आपको बताते हैं। गोपालगंज में 2 सीट पर महागठबंधन को जीत मिली, जबकि एनडीए 4 सीट पर जीत मिली एनडीए को। तो अगर गोपालगंज के रिजल्ट को पार्टी वाइज देखें तो ये पता चलता है कि 3 सीट पर बीजेपी की जीत हुई, 1 सीट पर जेडीयू की जीत हुई, 2 सीट पर आरजेडी की जीत। अगर सिवान की हम लोग बात करें तो सिवान में देखिए 6 सीटें हैं, महागठबंधन ने जीत ली, जबकि 2 सीट पर एनडीए को यहां पर जीत मिली। सिवान में 3 सीट पर आरजेडी की जीत, 2 सीट पर इधर भाकपा माले की जीत हुई, 1 सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार जीता और 2 सीट पर बीजेपी की जीत हुई। अब समझिए कि पीएम मोदी का सिवान दौरा इतना अहम क्यों हो जाता है। आपको बता दें कि 2025 में एनडीए का लक्ष्य 225 सीट जीतने का है। 225 के लक्ष्य के लिए सारण प्रमंडल की 24 सीटें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन 2020 का रिजल्ट ये बताता है कि सारण प्रमंडल में एनडीए महागठबंधन से कमजोर है। तो ऐसे में पीएम मोदी के दौरे से एनडीए की स्थिति मजबूत हो जाएगी और विधानसभा चुनाव में एनडीए को मदद मिलेगी। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा इतना अहम हो जाता है। आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे। पीएम की तरह राहुल गांधी भी खूब बिहार दौरा कर रहे हैं। राहुल गांधी 6 जून यानी शुक्रवार को बिहार आ रहे हैं और नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में अति पिछड़ा सम्मेलन करेंगे। लेकिन महागठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता का दौरा शुरू होने से पहले ही उस पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पिछले 5 महीने में 4 बार बिहार आ चुके हैं, लेकिन तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। शुक्रवार को उनका 5वां दौरा होने वाला है। राहुल गांधी की लगातार बिहार यात्रा का मकसद तो साफ है, लेकिन आरजेडी के नेताओं से उनकी दूरी ने राजनीतिक गलियारों में सवाल खड़े कर दिए हैं। भाई, लालू जी अपने पुत्र को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाह रहे हैं और कांग्रेस बार बार टैक्टफुली उन पे दबाव बना रही है। राहुल गांधी बार बार आ रहे हैं और कांग्रेस हर एक एजेंडा को आरजेडी के हाईजैक कर रही है। यही नहीं, कांग्रेस पर तेजस्वी यादव की माई बहन योजना का क्रेडिट लेने का आरोप भी लग रहा है, क्योंकि अकेले कांग्रेस ने इसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया है। हालांकि ये अलग बात है कि कांग्रेस और आरजेडी इसे गठबंधन की योजना बताकर विरोधियों पर बात का बतंगड़ बनाने का आरोप लगा रही है। माई बहन मान योजना के तहत देने का कार्य करेंगे और इसमें सभी दलों की सहमति है और सभी दलों के द्वारा इस संबंध में अपने पार्टी के स्तर से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अब विरोधियों के आरोप में कितना दम है ये तो कांग्रेस और आरजेडी के नेता ही जानते होंगे, लेकिन राहुल गांधी का बिहार आना और तेजस्वी यादव से ना मिलना, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने के बाद भी कोऑर्डिनेशन का ना दिखना विरोधियों को सवाल करने का मौका तो दे ही देता है। पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
आइए अब समझते हैं कि कांग्रेस को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं। तो देखिए, दरअसल 2 दशक से कांग्रेस आरजेडी की बैसाखी के सहारे चल रही है। आरजेडी की बैसाखी की छवि से बाहर निकलने की छटपटाहट कांग्रेस में दिखाई दे रही है। कांग्रेस भले ही आरजेडी के साथ हो, लेकिन उसके कई बयान इस सोच से बहुत अलग दिखते हैं कि वो आरजेडी के साथ खुश है या फिर उसके सहारे आगे बढ़ना चाहती हो। कांग्रेस का 2020 में रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, महज 19 सीटें मिली और स्ट्राइक रेट 27% रहा। अब कांग्रेस खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती है। इसका संकेत इस बात से मिलता है कि लालू प्रसाद के नजदीकी माने जाने वाले अखिलेश सिंह को हटाकर राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। यही नहीं, प्रदेश प्रभारी बदले गए और यहां तक कि लालू परिवार को फूटी आंखों न भाने वाले कन्हैया कुमार भी बिहार में काफी सक्रिय हो गए और यहां तक की यात्रा भी निकाली। और यही नहीं, राहुल गांधी 4 बार बिहार आए, लेकिन तेजस्वी यादव से नहीं मिले। महागठबंधन को चलाने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी तो बनी, लेकिन कोऑर्डिनेशन कहीं नहीं दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस अलग अलग अभियान चला रही है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि कांग्रेस बिहार में सब काम अकेले क्यों कर रही है। तो सवाल ये है, 6 जून को देखिए राहुल गांधी का दौरा है। क्या इस बार तेजस्वी से राहुल गांधी मिलेंगे? चूंकि राहुल गांधी नालंदा आ रहे हैं, नालंदा नीतीश कुमार का गढ़ है, यानी नीतीश को चुनौती की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। अब देखिए, दरअसल राहुल गांधी की नजर पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट पर है, क्योंकि बिहार में ओबीसी और ईबीसी आबादी जो है वो 63% है। तो कभी पिछड़ा वर्ग का वोट जो है कांग्रेस को मिला करता था, अब अति पिछड़ा नीतीश समर्थक माने जाते हैं। पिछड़ा और अति पिछड़ा का वोट जो है वो बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी में बढ़ जाता है, लेकिन कांग्रेस ये चाहती है कि ये वोट बैंक फिर से उसके पास आ जाए और इसी कोशिश में राहुल गांधी लगे हुए हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे। टीएमसी की तेज तर्रार सांसद महुआ मोइत्रा ने एक बार फिर से शादी रचा ली है। महुआ ने पिनाकी मिश्रा से शादी की, जो कि ओडिशा के पुरी के सांसद रह चुके हैं। पिनाकी मिश्रा बीजू जनता दल के नेता हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों नेताओं की शादी जर्मनी में हुई है और इस शादी से जुड़ी हुई एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें महुआ मोइत्रा और पिनाकी मिश्रा एक दूसरे का हाथ थामे मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। तस्वीरों में तृणमूल सांसद महुआ साड़ी और गहनों में लदी हुई नजर आ रही हैं। आपको ये बता दें कि महुआ मोइत्रा की शादी डेनिश फाइनेंसर लार्स ब्रोसन से भी हुई थी, जिनसे उनका बाद में तलाक हो गया। वो लगभग 3 साल तक एक वकील जय अनंत देहाद्राई के साथ भी रिश्ते में आई थी और लिव इन में भी रही थी, और अब माफ़ कीजिएगा, उनके साथ भी वो रिश्ते में थी और अब उन्होंने पिनाकी मिश्रा के साथ शादी रचाई है।